सो आज हमारा नीट एग्जाम का पेपर था। सो बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि सर पेपर हमें बहुत अच्छा गया है। पेपर का जो लेवल था वो पिछले साल से बहुत ही इजी लेवल था। अगर हम बायो के बारे में देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि बायो का पेपर बहुत ही ज्यादा इजी था। तो मेरे हाथ में अभी टेक्स्ट बुकलेट कोड नंबर 11 है। तो आज हम बेसिकली इस क्वेश्चन पेपर के इस क्वेश्चन पेपर के जो सारे आंसर्स है उन आंसर्स को हम रिवील करेंगे और देखेंगे कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखो जो हमारा बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 91, उसके अंदर क्या दिया है देखेंगे हम। इन एंजियोस्पर्म रूट हेयर अराइजेस फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द रूट। तो जब हम बात करते हैं रूट हेयर्स के बारे में तो हम सबको पता है रूट हेयर्स किस रीजन से अराइज होते हैं। तो इसका आंसर होगा दैट इज द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। एक लोता ऐसा रीजन होता है जिससे रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है। फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में देखेंगे तो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट द ओवल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल एंड रिमेन्स एक्सपोज्ड। इसका सीधा आंसर रहेगा हमारा दैट इज द पाइनस। फिर अगर हम बात करेंगे इन द लैक ओपेरॉन द जेड जीन कोड्स फॉर। देखो जब हम लैक ओपेरॉन के बारे में बात करते हैं ना तो हमारे पास 3 प्रकार के जीन होते हैं, जेड, वाई एंड दैट इज द ए जीन। और जब हम जेड जीन के बारे में बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब रहता है बीटा गैलेक्टोज के साथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर अगर हम बेसिकली क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिया है exploring molecular genetics and species level diversity for products of economic importance is called। देखो जब भी बात आएगी ना एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर जेनेटिक्स के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में, तो इसका जो सीधा आंसर रहेगा वो रहेगा दैट इज द बायो प्रोसेसिंग रहेगा। सिंपल है, तो इसका सिंपल आंसर रहेगा दैट इज द बायो प्रोसेसिंग। ये आपको याद रखना है। फिर अगर हम बेसिकली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में तो देखो इसके अंदर हमें बेसिकली मैच द कॉलम दिया है। तो इसके अंदर हमें जो सही क्वेश्चन है, जो बेसिकली हमारे पास जो सही लिस्ट है, इस लिस्ट को हमें मैच करना है। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर हमारी लिस्ट फर्स्ट है, इसका हमें सही आंसर ढूंढना है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे दिया है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जब भी बात आती है जीएमओ के बारे में तो आपका सीधा आंसर रहेगा दैट इज द बीटी कॉटन। तो जो ए है उसका सीधा आंसर रहेगा दैट इज द सेकंड। तो देख लेते हैं हम सेकंड के बारे में। फिर अगर हम ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे थर्मोस्टेबल थर्मोस्टेबल एंजाइम के बारे में तो इसका सीधा आंसर रहेगा थर्मस एक्वाटिकस। फिर टीआई प्लाज्मिड तो हमें पता ही है दैट इज द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियम। और जो पीबीआर 322 है इसका सिंपल आंसर रहता है दैट इज द इकोलाई। तो जब हम इसको मैच करते हैं तो फर्स्ट का रहेगा दैट इज द सेकंड, बी का रहेगा थर्ड, सी का रहेगा फर्स्ट और डी का रहेगा वी। तो इसके अंदर सही आंसर रहेगा और दैट इज द फर्स्ट। फिर अगर हम देखेंगे बेसिकली क्वेश्चन नंबर हमारा 96, चलो 96 के बारे में देखते हैं। इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, प्रोडक्टिविटी को मैच करो, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मैच करो, जीपीपी को मैच करो और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को मैच करो। एक सिंपल बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, उस बात का मतलब होगा दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। हम सबको पता है जीपीपी माइनस आर मतलब रेस्पिरेशन लॉस। तो इसको मैच करके देख लो। तो इसका अगर हमने मैच करके देख लिया तो इसका सिंपल आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सो 96 का करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन नंबर 4। फिर अगर हमने क्वेश्चन नंबर 96 देखा तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है उसको हम देखेंगे। देखो सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ देयर हैव बीन 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, हाउ इज द 6th एक्सटिंक्शन व्हिच इज प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड्स। तो देखो इसके अंदर अगर हमें सिंपली जो हमारे बेसिकली ऑप्शंस देखते हैं तो अगर हम इसके अंदर ऑप्शन देखें तो हमें बेसिकली 6 एक्सटेंशन देखना है। तो देखो पहला वाला क्या रहेगा, द प्रेजेंट नेट स्पेसिस एक्सटेंशन रेट इज 0, नहीं गलत है। द करंट स्पेसिस एक्सटेंशन रेट इज नियरली 10 टाइम्स फास्टर देन इज प्रीवियस एपिसोड, ये भी गलत है। द प्रेजेंट स्पेसिस एक्सटेंशन रेट आर 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन इन द प्री ह्यूमन टाइम्स। ये सबसे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 97 का। ठीक है, फिर अगर हमने क्वेश्चन नंबर 98 को देखा तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर हमको देखने को मिलता है अल्फा हेलिक्स इज फाउंड इन विच लेवल ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमें अल्फा हेलिक्स देखने को मिलती है, आपको पता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है,
एक होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा दैट इज द 99। चलो ये देख लो क्वेश्चन नंबर 99 क्या दिया हुआ है हमें। द मेन फंक्शन ऑफ बलिफॉर्म सेल्स इन ग्रासेस। ठीक है, बलिफॉर्म सेल्स का ग्रासेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, हम सबको पता है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ना वो रहेगा दैट इज द टू मिनिमाइज वाटर लॉस ड्यूरिंग द वाटर स्टेज। ठीक है, ये ट्रांसपीरेशन को प्रिवेंट करता है, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन नंबर 4। फिर अगर हमने बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन टू करेक्ट सीक्वेंस इन स्टेप्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखो इसके अंदर हम 3 प्राइमरी स्टेप देखते हैं। जो सबसे पहले रहेगी वो रहेगी दैट इज द हमारे डीनेचुरेशन, फिर रहेगा दैट इज द एनलिंग एंड लास्ट में होता है एक्सटेंशन। इन 3 स्टेप को सीक्वेंस के अंदर आपको याद रखने को मैंने बोला था, वैसे ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के ऊपर। इसके अंदर इस हमें बेसिकली सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इस चैप्टर के ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया है। हम सबको पता है इंटरफेस के अंदर बेसिकली टोटल 3 फेजेस होती है। कौन से G1 फेज, S फेज और G2 फेज। देखो जब हम बात करते हैं G1 फेज के बारे में तो G1 फेज के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, तो G1 फेज के अंदर हमें देखने को मिलता है इसके अंदर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। ठीक है, फिर अगर हमने S फेज के बारे में देखा तो हम सबको पता है इसके अंदर द अमाउंट ऑफ डीएनए ये डबल हो जाता है, मतलब डीएनए का सिंथेसिस होता है और डीएनए का जो अमाउंट होता है ये भी डबल हो जाता है। फिर अगर हमने बात की दैट इज द हमारे G2 फेज के बारे में तो G2 फेज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, आपने पढ़ा होगा इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स तैयार होते हैं। फिर अगर हमने M फेज के बारे में देखा तो M फेज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है एक्चुअल सेल का डिवीजन होता है। तो जब हम इसको मैच करके देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा दैट इज द आंसर नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। चलो इसके अंदर हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा वो रहेगा द अमेज़न रेन फॉरेस्ट बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन इज एन एग्जांपल ऑफ हैबिटेट लॉस। ठीक है, देख लेते हैं, बराबर तो हमें लग रहा है। फिर जो बेसिकली हमारा सेकंड स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या दिया गया है, स्टिलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस। करेक्ट है ये भी। ठीक है, द Nile perch introduced into Lake Victoria in East Africa help in population growth of kyle fish in the lake। ठीक है, ये बेसिकली हमें करेक्ट नहीं लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। वाटर हाइसिन इज एन इन्वेसिव स्पेसीज, बहुत बराबर है। When a species becomes extinct, the plant and animal associated with are do not affected। देख मतलब देख के हमें लग रहा है कि बेसिकली क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर करेक्ट हमें देखने को क्या क्या मिल रहा है, ए बराबर है, फिर हमें बी बराबर लग रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या क्या करेक्ट देखने को मिल रहा है, तो इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है, इसके अंदर हमें बेसिकली ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, फिर बी भी करेक्ट है एंड देन हमें ऑप्शन नंबर जो है डी ये भी करेक्ट लग रहा है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है दैट इज द 103 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, हमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में पूछा गया है। हम सबको पता है जब भी हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बेसिकली पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए टर्मिनेटर, प्रमोटर, कोडिंग स्टैंड, टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट के बारे में। ठीक है, जो बेसिकली हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके बारे में हमें देखा गया है, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज अ डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरीली बाय 3 रीजन। कौन से होते हैं हमें पता है, प्रमोटर होता है हमारे पास, फिर होता है हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन एंड होते हैं हमारे दैट इज द टर्मिनेटर। ओके, ठीक है, करेक्ट लग रहा है हमें। फिर अगर हमने देखा जाए द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। क्या लगता है आपको, जो हमारा बेसिकली प्रमोटर होता है, ठीक है, ये लोकेटेड होता है टुवर्ड्स द 5 एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, बराबर है। ठीक है, द प्रमोटर इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, एकदम करेक्ट है। ठीक है, फिर द प्रमोटर डिफाइंस द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड, ये भी करेक्ट है। फिर अगर लास्ट ऑप्शन देखा जाए, मतलब जो स्टेटमेंट के बारे में हम देखेंगे, द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्टैंड एंड इट डिफाइंस द एंड ऑफ द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, ये भी करेक्ट है। देखो इसके अंदर हमें सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो हमें करेक्ट नजर आ रहे हैं, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ना, तो ऑप्शन रहेगा दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे
ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ना वो रहेगा दैट इज द क्वेश्चन नंबर 104। चलो देख लेते हैं क्या पूछा गया हमें इसके अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखो हमने आपको 4 रूल लिख के दिए थे, ठीक है, तो उसके अंदर जो ऐसा रूल जो इनकरेक्ट है उसके बारे में हमें क्वेश्चन पूछा गया है। देखो सबसे पहला जो रूल होता है उसके अंदर क्या दिया गया है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, बहुत करेक्ट है, ठीक है। फिर अगर हम देखेंगे both the words in a biological name when hand written are separately underlined, जब भी आप बेसिकली बायोलॉजिकल नेम्स को लिखेंगे तो आपको उनको सेपरेटली अंडरलाइन करना है, ठीक है। देन द स्पेसिफिक एपिथेट इन द बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर, करेक्ट है। फिर आता है द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट, नहीं। जब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल नेम के बारे में तो हमें पता होना चाहिए हम यहाँ पे स्पेसिफिक एपिथेट का कभी भी उपयोग नहीं करते, ठीक है। वाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द जीनस, तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन रहेगा ना तो वो रहेगा दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। चलो चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 के बारे में, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 105 है ना ये हमें इकोसिस्टम से पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है हम सबको पता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू इसके अंदर दैट इज द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर हमें इसको करना पड़ता है। फिर अगर हम बात करेंगे दैट इज द हमारा जो सेकंड है, ठीक है, डेट्राइटिस। डेट्राइटिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। जब हम डेट्राइटिस के बारे में पढ़ते हैं ना तो इसके अंदर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इसके अंदर क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, इसके बेसिकली इसकी जो एक्टिविटी होती है, जो बेसिकली सॉइल माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को बेसिकली सॉइल के अंदर डिकम्पोजिशन के लिए मदद करते हैं, ठीक है। जब फ्रैगमेंटेशन के बाद जब हम आगे जाके डेट्राइटिस के बारे में देखते हैं तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है। फिर हम मिनरलाइजेशन के बारे में देखेंगे तो मिनरलाइजेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है हम सबको पता है, इसके अंदर एक्युमुलेशन ऑफ डार्क कलर का एक एमोरफस कोलाइडल स्ट्रक्चर तैयार होता है, ठीक है। फिर अगर हम लास्ट में देखेंगे दैट इज द ह्यूमिफिकेशन, और ह्यूमिफिकेशन का मतलब क्या होता है, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, ठीक है। तो ह्यूमस किससे तैयार होता है, डेड मटेरियल से तैयार होता है। डेड मटेरियल किसका होता है, प्लांट्स का होता है, एनिमल्स का होता है, और इंक्लूडिंग इसके अंदर फीकल मैटर भी आ जाता है। करके देख लिया तो बेसिकली हमारे अगर हमने इसको मैच करके देख लिया तो हमें करेक्ट एप्रोप्रिएट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डिकम्पोजिशन का क्या होगा हम सबको पता है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होगा। फिर जब हम बेसिकली बात करेंगे डेट्राइटिस के बारे में तो डेट्राइटिस का मतलब क्या होगा हम सबको पता है, इसके अंदर रिलीज ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को किया जाता है। फिर अगर मिनरलाइजेशन के बारे में देखेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ कलर्ड एमोरफस कोलाइडल सब्सटेंस होता है। और लास्ट में जब हम ह्यूमिफिकेशन के बारे में बढ़ते हैं तो इसके अंदर डेड मटेरियल तैयार होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा दैट इज द ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सबसे सिंपल और सबसे इजी क्वेश्चन, इसे हम कह सकते हैं which one of the following is the site for active ribosomal RNA synthesis, ठीक है। हम सबको पता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। चलो फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर 107 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर हमें एक केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है। और ये जो केमिकल रिएक्शन जो होती है ना ये बेसिकली क्या दिया गया है, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको रेस्पिरेटरी क्विटेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो द रेस्पिरेटरी क्विटेंट ऑफ अ बायोमोलिक्यूल यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन एज पर द अबव इक्वेशन, ठीक है। हम सबको पता है आरक्यू कैसे निकालते हैं बताओ जरा। जब हम आरक्यू निकालते हैं ना तो आरक्यू निकालने के लिए हम सबको पता है क्या, आरक्यू निकालने के लिए हमें कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है, कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है बेसिकली ये कंज्यूम किया जा रहा है और कितने अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व हो रहा है, बराबर है। तो अगर हमने CO2 के बारे में देखा तो CO2 कितना है, तो हमें CO2 देखने को मिलता है जैसे कि 102, ठीक है। फिर अगर हमने ऑक्सीजन के बारे में देखा तो ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, दैट इज द 145, ठीक है। तो लगभग इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.7 आ जाएगी, ठीक है। जो कि बेसिकली 0.7 जो वैल्यू होती है ना आरक्यू की तो ये फैट्स की होती है, ठीक है। बट अगर हमने यहाँ पे 0.7 वैल्यू देखेंगे, अगर हमने 0.7 वैल्यू देखने का प्रयत्न किया तो हमें बेसिकली आसपास कोई वैल्यू देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे हमें 1.0 देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये बेसिकली कार्ब्स के लिए दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज द 1.0, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 108 के बारे में। ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस इस चैप्टर से, ठीक है। इसके अंदर हमें मैच द कॉलम्स दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा लिस्ट फर्स्ट है, इसके अंदर हमें दिया गया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में देखते हैं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या देखने को मिलता है, इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन एंटीराइनम स्पीसीज, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो दैट इज द सेकंड, ठीक है। कोडोमिनेंस हम सबको पता है दैट इज द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। प्लेयोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, इसका एग्जांपल होगा दैट इज द फेनिलकीटोन्यूरिया। और लास्ट में जो हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है। इन सबको मिला के देख लो, करेक्ट आंसर आएगा दैट इज द A, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज द अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में देखते हैं ना, तो इसके जो स्टेप्स है, इसका जो सीक्वेंस है, वो हमें एक प्रॉपर मैनर के अंदर लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो स्टेप्स रहेगी ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, तो उसको हमें ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से। सबसे पहले हमारी स्टेप क्या रहेगी, दैट इज द आइसोलेशन ऑफ डीएनए एंड इट्स डाइजेशन विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये हमारी सबसे पहली स्टेप रह सकती है क्या, बराबर, ये सब हमारी सबसे पहली स्टेप रहेगी। फिर अगर हम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो नहीं, हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं होता है, ट्रांसफरिंग और सेपरेशन डीएनए फ्रैगमेंट्स ये भी नहीं होता है, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये भी नहीं होता है, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो सीक्वेंस होगा वो बेसिकली हो सकता है दैट इज द ये हो सकता है, ठीक है। फिर होगा दैट इज द हमारा ये होएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ए और ई हमें सिर्फ दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल VNTR प्रोब, ठीक है, ये हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारी क्या हो सकती है, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल VNTR प्रोब। ये दोनों तो पहले कट हो गए थे, बचा था 3 और 4, ठीक है। इसके अंदर भी हमें देखने को मिल गया क्या कि जो हमारी थर्ड स्टेप होगी वो स्टेप हमारी होगी दैट इज द VNTR प्रोब। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर आएगा दैट इज द ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा दैट इज द 1110, ठीक है। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा दैट इज द 1110, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1110 के बारे में, ठीक है। चलो ये जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है ये हमें डीएनए पैकेजिंग के अंदर से पूछा गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद द रेफरेंस टू पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। देखो इसके अंदर जब हम डीएनए हेलिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है, हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मोलिकुलर कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर्स, बहुत करेक्ट है, ठीक है। फिर हिस्टोन्स आर नेगेटिवली चार्ज बट बेसिक प्रोटीन्स, यही क्वेश्चन पिछले साल में पूछा गया है। इन्होंने सिर्फ दे दिया है कि नेगेटिवली चार्ज, हम सबको पता है नेगेटिवली चार्ज नहीं होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, बेसिक प्रोटीन्स होता है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड जैसे कि लाइसिन एंड अर्जिनिन, करेक्ट है, ठीक है। द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज रैप अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम, देख लो न्यूक्लियोसोम तो बेसिकली नहीं तैयार होता है, ठीक है। फिर अगर हमने देखा द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल्स रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन, उसे हम कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन यानी कि H1 होता है, ठीक है। इसको जो इसका तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ना वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ, ठीक है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। हम सबको पता है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट, चलो जो पहला स्टेटमेंट हमें दिया गया है उसके बारे में हम देखेंगे। द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। फॉर प्लांट्स के अंदर देखेंगे, इसके अंदर क्या दिया गया है, C for plants and C3 pathway of CO2 fixation in the main biosynthetic pathway, करेक्ट है, ठीक है। इन C for plants photo respiration does not occurs, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। फिर C3 plants exhibit Crane's anatomy, नहीं, हमें पता है हमेशा C4 plants के अंदर होता है, तो हमें इनकरेक्ट देखना है, इसका मतलब ये, और ये हमें सही ऑप्शन दिख रहा है। फिर अगर हम एटीपी सिंथेसिस के बारे में देखेंगे इन क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर कीमोस्मोसिस बेसिकली मतलब एटीपी सिंथेसिस ये कीमोस्मोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, ए और डे ये दोनों के दोनों इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर होगा दैट इज द डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा ना, ठीक है, वो रहेगा दैट इज द क्वेश्चन नंबर, वो रहेगा दैट इज द क्वेश्चन नंबर 112, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 112 के बारे में क्या पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ
सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, जब हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखते हैं तो ये क्वेश्चन हमें बायोटेक से पूछा गया है। ठीक है, मैंने बोला था कि बेसिकली एनसीईआरटी के अंदर जो एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक था उस टॉपिक को डिलीट करके उस टॉपिक का जो छोटा सा पार्ट है दैट इज द माइक्रो प्रोपोगेशन वाला, उसी पार्ट को एनसीईआरटी ने बायोटेक के अंदर ऐड किया है और इस साल उसी स्पेसिफिक पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, करेक्ट सीक्वेंस को करेक्ट ऑर्डर को हमें लगाना है। ठीक है, तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है क्या, तो आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल को कलेक्ट करो। ठीक है, फिर उसके बाद दो वेरियस प्लांट के साथ उसको क्रॉस करवा दो। ठीक है, तो डी जो होगा ये हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है, फिर अगर हमने बात करेंगे सीक्वेंस के बारे में तो होगा दैट इज द डाइजेशन ऑफ सेल वॉल होगा। ठीक है, फिर होगा आइसोलेशन ऑफ नेक प्रोटोप्लास्ट, फिर होता है बेसिकली दैट इज द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, एंड लास्ट में होगा दैट इज द ग्रोइंग ऑफ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है दैट इज द हमारा क्वेश्चन नंबर 113। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 113 जो है ना, तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, चलो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है, कंजक्टिव टिश्यू। जब हम कंजक्टिव टिश्यू के बारे में देखते हैं ना, तो कंजक्टिव टिश्यू क्या तैयार करता है, कंजक्टिव टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर हमारे जो कैस्पेरियन बैंड्स होती है, तो कैस्पेरियन बैंड्स क्या तैयार करके देते हैं, हमें बेसिकली एंडोथर्मल सेल्स के अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन करके देती है। फिर हमारी जो सब्सिडरी सेल्स होती है, सब्सिडरी सेल्स किस में प्रेजेंट होती है, ये बेसिकली प्रेजेंट होती है हमारे गार्ड सेल के अंदर। और लास्ट में जो हमारी स्टार्च शीट होगी, स्टार्च शीट प्रेजेंट होती है किसके अंदर, एंडोथर्मल सेल के अंदर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना, वो होगा हमारा दैट इज द क्वेश्चन नंबर 114। Which one of the following is a not characteristics of plant in phase of elongation? elongation के अंदर क्या बेसिकली नहीं होता है, हम सबको पता है लार्ज कॉन्स्पेसियस न्यूक्लिया है। ठीक है, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे दैट इज द क्वेश्चन नंबर 115 के बारे में। देखो इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, इसके अंदर हमें दिए गए हैं हमारे हार्मोन्स के नेम। ठीक है, और इसका हमें फंक्शन फाइंड आउट करना है। देखो जब हम बात करते हैं हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या दी है, रेगुलेटर उसका फंक्शन क्या है देख लो। तो 2,4 डी, ठीक है, इसका बेसिकली क्या काम होता है, ये हर्बिसाइड की तरह काम करता है। ठीक है, फिर अगर हमने बेसिकली जिबरलिक एसिड के बारे में देखा, तो जिबरलिक एसिड ये ब्रीवरिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, फिर जो हमारा काइनेटिन होगा, काइनेटिन बेसिकली न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन के अंदर हेल्प करता है, और जो हमारा एब्सिसिक एसिड होगा ना, ये स्टोमेटल क्लोजर को स्टिमुलेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंजाइम रिक्वायर फॉर कार्बोक्सिलेशन इन कैल्विन साइकिल। हम सबको पता है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए लगता है राइबोलोज बिस फॉस्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं दैट इज द क्वेश्चन नंबर 107। ठीक है, हाउ मेनी एटीपीज आर, चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107। हाउ मेनी एटीपीज एंड NADPH मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू कैल्विन साइकिल। एक मॉलिक्यूल, ठीक है, ग्लूकोज के लिए कितने लगेंगे, 18 ATP लगेंगे एंड 12 NADPH लगेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन और इसका बहुत सिंपल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल फॉर्मूला इज द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोलानेसी फैमिली। देखो सोलानेसी फैमिली का हमें फ्लोरल फॉर्मूला पूछा गया है। देखो फ्लोरल फॉर्मूला की एक ट्रिक बताए थे मैंने, क्या, जब भी हम फ्लोरल फॉर्मूला को देखेंगे तो सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या याद रखना है, सिमेट्री को याद रखना है। किसको याद रखना है, सिमेट्री को। फिर यहाँ पे हमें फीमेल को याद रखना है। किसको याद रखना है, फीमेल को। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, दैट इज द कैलिक्स, फिर लिखते हैं हम कोरोला, फिर लिखते हैं हम एंड्रोशियम, फिर लिखते हैं हम गाइनोशियम। अब जब हमें सोलानेसी फैमिली के बारे में पूछा है, तो हम सबको पता है इसको जो कैलिक्स, द मेंबर ऑफ कैलिक्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, वो 5 रहेंगे, कोरोला भी रहेंगे 5, बराबर है। फिर अगर हम एंड्रोशियम के बारे में बात करेंगे तो एंड्रोशियम के मेंबर्स रहेंगे कितने, 5 रहेंगे। गाइनोशियम के इसके अंदर रहते हैं बेसिकली 2। ठीक है, फिर अगर हमने कैलिक्स के बारे में देखा तो कैलिक्स फ्यूज होते हैं, तो ब्रैकेट डाल दो। कोरोला भी क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, बराबर है। एंड्रोशियम में क्या होते हैं, बेसिकली एंड्रोशियम फ्यूज नहीं होते, वो फ्री होते हैं, याद रखना।
बराबर है। जो गाइनोशियम होते हैं ना, ये मेंबर बेसिकली फ्री होते हैं और ही सुपेरियर होती है। इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, अंडरलाइन करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, सीधा एनसीईआरटी के लाइन, सीधा सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सीधा एनसीईआरटी से सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बेसिकली बढ़ते हैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। देख लो क्वेश्चन नंबर 119 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स टू कंजर्वेशन। बराबर है, हम सबको पता है क्या, दैट इज द स्केड ग्रुप्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। ठीक है, हमें कौन सा बेसिकली एक्चुअल में ट्रू नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। बराबर है, देख लो क्या है क्वेश्चन और उसके स्टेटमेंट। दे आर कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूलर सीजर। देख, हमें सही नहीं, हमें गलत पूछा गया है, तो मॉलिक्यूलर सीजर तो हम उसको कहते ही है। ठीक है, these are enzyme responsible restricting the growth of the bacteriophage in E. coli। ये भी बेसिकली सही है, सही है, ये भी सही है। ठीक है, they cut the DNA only at the entire palindromic sequences। हाँ, ये बेसिकली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के अंदर कट नहीं करते। बराबर है, ठीक है ना, करते हैं या नहीं करते, नहीं करते ना। ठीक है, चलो चलो, जो फिर हमें बेसिकली ऑप्शन सी देखने को मिलता है। क्या दिया गया है, दे कट द डीएनए ओनली एट द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, देख लेते हैं आगे। दे रिमूव न्यूक्लियोसाइड ओनली फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। ओके, दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बेस पेयर सीक्वेंस। बेसिकली ये हमें करेक्ट है, और जो इनकरेक्ट है वो क्या है, वो है हमारे दैट इज द सी और डी। क्या है हमारे पास, सी और डी हमें करेक्ट नहीं देखने को मिलते, नॉट ट्रू देखने को मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इन रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, रेसिमोज के अंदर एक्रोपेटल सक्सेशन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। देख लो क्या दिया गया है। अरेंज द फॉलोइंग in the correct development sequence related to the microsporogenesis। ठीक है, देख लो क्या क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहली बात, इसके अंदर हम सबको पता है कि स्पोरेंजियस टिश्यू होगा, और इस स्पोरेंजियस टिश्यू के माध्यम से आगे जाके पोलन मदर सेल तैयार होती है, और इसी पोलन मदर सेल से आगे जाके माइक्रोस्पोर टेट्राड तैयार होते हैं, और इसी माइक्रोस्पोर टेट्राड से सबसे लास्ट में पोलन गेन का फॉर्मेशन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 123 के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। देख ले क्या है क्वेश्चन नंबर 123। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, लिपिड्स आर जनरली वाटर सॉल्युबल। लिपिड्स ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, कैसे हो सकते हैं, लिपिड्स तो हाइड्रोफोबिक होते हैं, उनको पानी से डर लगता है, तो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं हमारे लिपिड्स। ठीक है, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं ना, तो करेक्ट है। ठीक है, फिर पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, बहुत ही करेक्ट है। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, एडेनिन एंड गुआनिन आर सब्स्टिट्यूट ऑफ पिरिमिडिन्स। इनकरेक्ट है दोस्त। और लास्ट में क्या दिया गया है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ठीक है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी सी ई, मतलब ऑप्शन नंबर दैट इज द 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये हमें पूछा गया है बेसिकली प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस इस चैप्टर से। देख लेते हैं, चलो क्या क्वेश्चन है हमारा। हमें देखने को मिलता है इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर टू नॉट रेफरेंस द सेक्स डिटरमिनेशन इन हनीबीज। ठीक है, हनीबीज के बारे में देखा है। सो स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। देखो ध्यान से, एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप एज अ फीमेल क्वीन और वर्कर। करेक्ट है। ठीक है, एन अनफर्टिलाइज्ड एग्स develops as a male by parthenogenesis। ये भी करेक्ट है। A male has half number of chromosome than that female। ये भी करेक्ट है दोस्त। ठीक है, but male produce sperm by meiosis। नहीं, देख मेल के अंदर स्पर्म मियोसिस के माध्यम से नहीं होते, क्योंकि मेल के अंदर जब हम देखते हैं ना, तो इसके पास सिर्फ 26 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब ये बेसिकली हैप्लॉइड होता है। तो कभी भी याद रखना, हैप्लॉइड के अंदर कभी भी मियोसिस नहीं होता, माइटोसिस होता है। ठीक है, तो यही पे ये इनकरेक्ट ऑप्शन तैयार हो जाता है। फिर अगर हम हनीबीज हैव अ हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम, तो ये करेक्ट है। तो इसका ए बी सी और ई चारों के चारों करेक्ट है, तो आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा दैट इज द क्वेश्चन नंबर 125।
क्या दिया गया है? हेट्रोफाइल्स डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनॉन? प्लास्टिसिटी दोस्त, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 126 दिया गया है। क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग टू अमीनो एसिड्स? ठीक है, अमीनो एसिड के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, देख ले क्या क्या दिया गया है। सो दे आर सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मीथेन, करेक्ट है। सीरीन आर एरोमेटिक अमीनो एसिड, नहीं, एरोमेटिक अमीनो एसिड सीरीन नहीं है, ठीक है। एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं? फिनाइल एलानाइन, ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन, ये होते कि नहीं? चलो फिर वैलिन इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड, यस वैलिन इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड। लाइसिन इज एसिडिक अमीनो एसिड, नो लाइसिन इज बेसिक अमीनो एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए एंड सी, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बेसिकली पढ़ते हैं, दैट इज द 127, द एविल क्वाड्रेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, एविल क्वाड्रेंट आपने हमें किसके बारे में बताया था, देख लेते हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज, इन्वेजिनेशन, एयर पॉल्यूशन, कोएक्सटिंक्शन, नहीं बिल्कुल भी नहीं। हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, कोएक्सटिंक्शन, नहीं, इसके बारे में भी नहीं। किसके बारे में बताया था? हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज, इन्वेजिनेशन एंड कोएक्सटिंक्शन के बारे में बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट हमें पूछा गया है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इस चैप्टर से क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? चलो मैच द कॉलम्स दिया गया है, हमें इसका लोकेशन ढूंढना है। हम सबको पता है ग्लाइकोलाइसिस किस में होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस को देखना है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है, तो सिर्फ सी को देखना है। सी को देख लिया, बाकी को आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। चलो फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। बी, ईटीएस कहाँ में होती है? ईटीएस होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो फिर एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स किसके अंदर होता है? हम सबको पता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, ठीक है, मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर होता है, ठीक है। फिर अगर हमने बेसिकली क्रेब साइकिल के बारे में देखा, तो क्रेब साइकिल किसके अंदर होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ देखते हैं क्या दिया गया है हमें। क्वेश्चन नंबर 129 हमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिप्लॉइड सेल? आंखें बंद करके आंसर को टिक करना, दैट इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 130 के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ब्रिंग्स जनरेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा? आंखें बंद करके टिक करना जिनोगामी। इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन तो सीईटी के अंदर भी नहीं होता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं प्लासेंटेशन के बारे में, हम सबको पता है, ठीक है। प्लासेंटेशन मार्जिनल, मार्जिनल मतलब एग्जांपल होगा पी, ठीक है। एक्साइल मतलब होगा टोमेटो, टोमेटो दिया गया है, टोमेटो नहीं दिया गया है, मतलब क्या दिया गया होगा? लेमन, बराबर है। चलो फिर क्या है? पैराइटल, पैराइटल मतलब पेरीफेरी, पेरीफेरी के अंदर क्या होगा? पेरीफेरी के अंदर होगा दैट इज द हमारा मस्टर्ड, ठीक है। बेसल, बेसल के अंदर क्या देखने को मिलता है? हमें माइलगोल्ड देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द मेन क्राइटेरिया यूज्ड टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय आरएच विटेकर इन 1969 इंक्लूड? कौन से क्राइटेरिया थे? चलो देख लेते हैं। क्या था? सेल का स्ट्रक्चर था, सर था। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेलम, हाँ नहीं था, ठीक है। रिप्रोडक्शन नहीं था, ठीक है। फिर क्या था? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसीलिए इनके इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया था। तो ऑप्शन ए, बी एंड ई ये करेक्ट होगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्या है देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर 133 देख लेते हैं दोस्त, क्या दिया गया है इसके अंदर। मैज लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। चलो दोस्त, ट्रिप्सिन का है, ट्रिप्सिन एंजाइम है। फिर मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन हम सबको पता है क्या है मॉर्फिन? मॉर्फिन है बेसिकली अल्कलॉइड, दैट इज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। फिर हमें देखने को मिलता है कॉनकैन वैलिन ए। ये जो कॉनकैन वैलिन ए ना, ये क्या होता है? ये होता है लेसिथिन, ठीक है। ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। फिर अगर हम देखेंगे दैट इज द कोलेजन के बारे में, तो कोलेजन क्या होता है? ये होता है हमारा इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है, बराबर। कोलेजन एक्चुअली इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 134 के बारे में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डीएनए सेपरेशन, आइसोलेशन एंड विजुअलाइजेशन, ठीक है। देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें देखने को क्या मिलता है? कटिंग ऑफ द डीएनए इज डन बाय मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है। हमें क्या देखने को पूछा है? ऑप्शन बेसिकली करेक्ट कौन सा है, ठीक है। जब हमें बेसिकली डीएनए को कट करना पड़ता है, तो कट करने के लिए मुझे क्या लगता है? मॉलिक्यूलर सीजर लगता है, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लगता है। तो करेक्ट आंसर होगा ना? यस, ये श्योरली करेक्ट होगा, ये करेक्ट है। फिर डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज इन एगारो जेल,
अपॉन द इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये भी करेक्ट है। ठीक है, जब हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को जे इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर मूव करते हैं, रन करवाते हैं, तो हमें क्या लगता है, एक स्पेसिफिक चार्ज लगता है उनके ऊपर, तो ये भी बेसिकली क्या है, करेक्ट है। और साइज में हमें वहां पे रिक्वायर होती है। फिर द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विदाउट स्टेनिंग व्हेन एक्सपोज द यूवी लाइट। विदाउट स्टेनिंग हम नहीं देख सकते, तो हमें ऑरेंज कलर की बैंड कैसे ऑब्जर्व होती है। द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स व्हेन स्टेन इथेरियम ब्रोमाइड कैन बी सीन इन विजिबल लाइट, कैसे नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए और बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। क्या दिया गया है, which one of the following disorder is caused by substitution of glutamic acid by valine is 6th अमाइनो एसिड की जो पोजीशन होती है द बीटा ग्लोबिन, ये इसको रिप्लेस करता है, बराबर है। ये किस डिसीज के अंदर होता है, सिकल सेल एनीमिया, तो ऑप्शन होगा बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136 के बारे में। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस चैप्टर से क्वेश्चन। ठीक है, कॉर्टिसोल के बारे में हम देखेंगे, तो कॉर्टिसोल बेसिकली हमें देखने को मिलता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन को हमारे शरीर के अंदर करवाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट बेसिकली जो होगा ऑप्शन होगा दैट इज द बी। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली, चलो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है दैट इज द कॉर्टिसोल। तो इसका जो करेक्ट बेसिकली मैच देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है दैट इज द इट प्रोड्यूस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन। ठीक है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन को बेसिकली क्या करता है, तो ये तैयार करवाता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं कौन से है बेसिकली इसका करेक्ट मैच होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन। फिर अल्डोस्टेरॉन हम सबको पता ही है, ये क्या करवाता है, ये हमारे शरीर के अंदर Na+ और वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है हमारे रीनल ट्यूबल्स के माध्यम से। कोलेसिस्टोकाइनिन ये पैनक्रेटिक एंजाइम और बाइल जूस के सिक्रेशन को प्रमोट करवाता है। और जो हमारा प्रोजेस्टेरोन जो होता है ना, ये हमारे मैमरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट होता है। ठीक है, और मिल्क का सिक्रेशन करवाने के अंदर मदद करवाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है दैट इज द क्वेश्चन नंबर 137। ठीक है, ये हमें पूछा गया है एक्सक्रीशनिस्ट टॉपिक से। देख लेते हैं क्या क्या है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकरिंग रास। ठीक है, रास के अंदर बेसिकली किस प्रकार का मैकेनिज्म होता है, इससे हमें क्वेश्चन पूछा गया है। देख लेते हैं क्या क्या होता है दोस्त। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, नहीं, ये बेसिकली सबसे लास्ट में यही आएगा। ठीक है, फिर अगर हमने देखेंगे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+, इसको हम अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे लास्ट में तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लास्ट में देख लेते हैं। ओके, ठीक है, ये लास्ट में आएगा। ओके, फिर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर डिस्टल ट्यूबल्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अल्डोस्टेरॉन। फिर आता है हमारा स्टेटमेंट बी, क्या है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट्स ऑफ ट्यूबल्स ड्यू टू द अल्डोस्टेरॉन, ये भी हमारा बेसिकली लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर फॉल इन GFR फिल्ट्रेशन रेट। देखो सबसे पहले तो GFR ही कम होता है ना, तो ये बेसिकली हमारा सबसे फर्स्ट में आ जाएगा। सबसे फर्स्ट में क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज द ये सी वाला। कौन सा वाला, हमारा सी वाला। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है दैट इज द वैसोकंस्ट्रिक्शन बाय एंजियोटेंसिन सेकंड एंड रिलीज ऑफ अल्डोस्टेरॉन। ठीक है, देख वैसोकंस्ट्रिक्शन कब होता है, जब बेसिकली एंजियोटेंसिन सेकंड इसको तैयार किया जाता है। बट एंजियोटेंसिन सेकंड को तैयार कौन करता है, एंजियोटेंसिनोजन ये तैयार करता है, बराबर है, या फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट तैयार करता है। तो ये बेसिकली बी के पहले आ सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे डी हम लिख सकते हैं। फिर अगर हमने देखा रेनिन कन्वर्ट्स इनटू एंजियोटेंसिनोजन, ये लंग्स के अंदर होता है इन एंजियोटेंसिन फर्स्ट फॉलोड बाय एंजियोटेंसिन सेकंड, तो इसके बाद आता है दैट इज द ए। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा CEDBA, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्त क्या क्या दिया गया है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या पूछा गया है, इन ह्यूमंस रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स, अरेंज दी स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर। जो हमारे रेस्पिरेशन के स्टेजेस होते हैं ना, टोटल हमारे 5 स्टेजेस होते हैं, इन स्टेजेस को हम एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर लगाना है। तो सबसे पहला जो हमारी स्टेप होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दैट इज द पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या कहते हैं हम इसे, पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो दिख रहा है किसके अंदर पल्मोनरी वेंटिलेशन, हाँ इसके अंदर, तो ये हमारा होगा फर्स्ट। ठीक है, चलो फिर हम देखते हैं किसके बारे में, हम देखते हैं डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 के बारे में, तो होगा हमारा सेकंड। ठीक है,
फिर क्या दिया गया है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 नहीं, ये तो बाद में होता है। उसके पहले क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं, ये तो लास्ट में होगा। फिर होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ये होगा हमारा थर्ड। फिर होगा हमारा ये फोर्थ, और लास्ट में होगा ये हमारा फिफ्थ। ठीक है, तो जब अगर हमको इस प्रकार का सीक्वेंस दिखता है तो इस प्रकार का सीक्वेंस हमें किस ऑप्शन के अंदर दिखता है, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिखता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 139 क्या है, हमें पूछा गया है बेसिकली ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर से, द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, अरेंज द स्टेजेस इन द प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, देख सबसे पहले क्या होता है, मॉस्किटो हमें काटता है। ठीक है, मॉस्किटो काटता है मतलब फीमेल मॉस्किटो इंजेक्ट्स स्पोरोजाइट इनटू द ह्यूमन बाइट। ठीक है, सबसे पहले इसने हमें काट लिया, तो ये हमारा हो जाएगा दैट इज द पहला। फिर क्या होता है, काटने के बाद पैरासाइट की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो साइकिल होती है वो हमारे आरबीसी को बस्ट करती है, ब्रेक करती है, तो ये हो जाएगा सेकंड वाला। फिर क्या होता है, उसके बाद जो पैरासाइट होता है ना, ये रिप्रोड्यूस करता है असेक्सुअली लिवर के अंदर मतलब हिपैटोसाइट के अंदर। ये क्या तैयार करता है, हम सबको पता है, ये मीरोसाइट को तैयार करता है, तो ये वाला हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, फिर गैमेटोसाइट डेवलप्स इनटू द आरबीसी। ठीक है, ये होता है हमारा सबसे लास्ट वाला होता है। ठीक है, तो हम इसको फिर दे देंगे, तो बचा कौन सा, फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला होगा दैट इज द डी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इस प्रकार का सीक्वेंस हमें ऑप्शन नंबर ए के अंदर देखने को मिलता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, हमें दिया है दैट इज द क्वेश्चन नंबर 140। देख ले क्वेश्चन नंबर 140 के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए एट बम H1 साइट इन एन ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR रिजल्ट in the loss of antibiotic resistant genes towards the tetracycling। लेक्चर में बोला था आंसर क्या होगा, टेट्रासाइक्लिंग होगा, बराबर है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 141। देख ले क्या दिया गया है, द फॉलोइंग रिएक्शन डिपिक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ द पर्टिकुलर क्लास ऑफ एंजाइम। देख ले रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, सबसेट से प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, और जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट के अंदर किस प्रकार की बॉन्डिंग है, और ये तैयार करता है हमारा लाइजेस नाम का एंजाइम, बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर बेसिकली, चलो नेक्स्ट क्या है, द स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर इन सिनैप्स आर प्रेजेंट ऑन पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन। याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज द क्वेश्चन नंबर 143। ठीक है, इसके अंदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग चिल्ड्रन विद ओ ब्लड ग्रुप वेयर बोथ मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस फॉर ए एंड बी ब्लड ग्रुप। देख इसके अंदर मदर और फादर दोनों भी क्या है, हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस मतलब क्या, फीमेल भी 50% और मतलब जो फादर है वो भी 50%, मतलब 1/4 जो चांसेस होंगे ना वो कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 20% होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ दिमाग और लॉजिक लगाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। ठीक है, इसके अंदर क्या दिया गया है, हमें वॉल्यूम्स दिए गए हैं और हमें पता करना है कैपेसिटीज। ठीक है, देख एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, हम सबको पता है, ये होता है हमारा 1000 to 1100 ml होता है, बराबर है। तो मतलब इसका जो बेसिकली करेक्ट जो पेयर होगा ना वो क्या होगा, वो होगा दैट इज द सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आरबी रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, जो हमारे लंग्स के अंदर होता है वो होता है बेसिकली हमारा दैट इज द 1100 एंड 1200। फिर आईआरबी कितना होता है हमारा, आईआरबी हम सबको पता है 2500 to 3000 इतना होता है। ठीक है, मतलब होगा दैट इज द ये। फिर लास्ट में टीडी टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml। ठीक है, बहुत ही मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन होगा दैट इज द ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये भी बेसिकली हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। फिर आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ये भी हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। फिर फोरलिम्स ऑफ वेल्स एंड बैट्स, ये हमारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। फिर भी हम लास्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन हो जाएगा सी, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मेल फ्रॉक कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम फीमेल फ्रॉक्स। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्जिंग ऑफ आइस, दोनों के अंदर सेम होती है। फिर वोकल सैक के अंदर जो मेल होता है ये क्रॉकिंग साउंड को तैयार करता है, दैट इज द ड्राव साउंड, ये सिर्फ और सिर्फ मेल के पास होता है। ठीक है, वेब डिजिट्स इन फिट्स, ठीक है, क्या है वेब डिजिट्स इन फिट्स, दोनों के अंदर सेम स्पेस होती है। ठीक है, लास्ट में इसके पास कोपुलेटरी पैड होता है, फर्स्ट डिजिट के पास होता है, करेक्ट है। फिर ऑलिव ग्रीन कलर, ये तो दोनों के पास होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बेसिकली बी और सी करेक्ट स्टेटमेंट, और डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 क्या दिया गया है, अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर प्रोड्यूस सम फिश लाइक एनिमल अपॉन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर ऑब्जर्व। ठीक है, देख ले कौन सा ग्रुप है, एंडोस्केलेटन was made up by cartilage, okay,
ectoparacyte as they were found attached the fish of the skin with circular sucking mouth, ये हमें पेट्रोमाइजोन लग रहा है पर देखते हैं हम, ठीक है। पेड fins and scale with are absent but 7 pairs of gill slits are present, ठीक है। एक्चुअली उसके पास 6 पेयर्स होते हैं, बट चलो ठीक है देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज एनिमल्स दे कंसिडर फिट बेस्ट विद दिस कैरेक्टर्स, ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द बी, मतलब पेट्रोमाइजोन, ठीक है। इसकी कहानी भी मैंने आपको बताई थी, वो याद रखना है। वेल मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 148, इसके अंदर हमें मैच द लिस्ट दी गई है और उसको हमें मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा लिस्ट फर्स्ट के अंदर जो ए स्टेटमेंट है, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है अबाउट 65 मिलियन ईयर्स एगो। बेसिकली क्या हुआ था, तो अबाउट 65 मिलियन ईयर्स एगो डायनासोर ये सडनली डिसअपियर हो चुके थे, बराबर है। फिर अबाउट 500 मिलियन ईयर्स एगो बेसिकली क्या हुआ था, तो बेसिकली अबाउट 500 मिलियन ईयर्स एगो बेसिकली जो हमारे इनवर्टिब्रेट्स थे, ठीक है, ये बेसिकली इनएक्टिव, ये एक्टिव होते, ठीक है। फिर अगर हम देखेंगे 350 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा जो जॉलेस ऑर्गेनिज्म थे, बराबर है, वो प्रोबेबली वॉल्व हुए थे। और लास्ट में आज से 320 मिलियन ईयर्स एगो बेसिकली जो हमारे सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स थे ये एग्जिस्टेड हुए थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो जब हम इसको मैच कर लेंगे, तो मैच करने के बाद बेसिकली हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा तो वो आएगा बेसिकली ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट इज द क्वेश्चन नंबर 149, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 149 से हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले हमें जो प्रोजेस्टा सेट है, तो प्रोजेस्टा सेट का सिंपल एग्जांपल हम सबको पता है क्या होगा, दैट इज द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होता है। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट मैच होगा वो होगा बेसिकली ए का हो जाएगा थर्ड। फिर मल्टीलोड 375 हम सबको पता है ये कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में अगर हम देखेंगे डायफ्राम, तो डायफ्राम का बेसिकली हम सबको पता है, डायफ्राम बेसिकली ये एक्ट करता है एज अ बैरियर की तरह इन फीमेल्स के अंदर। और जो सहेली है, तो सहेली क्या है, दैट इज द ओरल पील। तो अगर हम इस सबको मैच करते हैं, तो मैच करने के बाद जो एप्रोप्रिएट आंसर आता है वो आता है ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा दैट इज द क्वेश्चन नंबर 150, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 150 के अंदर हमें दिया गया है द डब्ल्यूबीसी काउंट ऑफ अ पर्सन blood sample about 8000 millimeter cube, how many eosinophils and lymphocytes will be in the same blood sample approximately, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली 8000 मिलीमीटर क्यूब एक ब्लड ग्रुप के अंदर डब्ल्यूबीसी का काउंट दिया गया है। तो हमें सिर्फ बेसिकली क्या पता करना है, हमें पता करना है इओसिनोफिल और लिम्फोसाइट का। तो अगर 8000 मिलीमीटर क्यूब होता है, ठीक है, एक पर्सन के ब्लड सैंपल के अंदर, तो बेसिकली उसका मतलब इओसिनोफिल का और लिम्फोसाइट का अप्रॉक्स इसका आंसर आएगा लगभग 160 टू बेसिकली 1600 इतना आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर 151 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 151 के अंदर हमको सारे ड्रग्स दिए गए हैं, इस ड्रग्स का जो एक्चुअल इफेक्ट है इसको हमको मैच करवाना है। तो सबसे पहले होगा हमारा दैट इज द निकोटीन। चलो निकोटीन का फंक्शन हम सबको पता है क्या होता है। निकोटीन का फंक्शन, निकोटीन ये बेसिकली हमारे एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है, और कैटेकोलामाइन्स को रिलीज करवाता है। फिर हो जाएगा मॉर्फिन, हम सबको पता है जो मॉर्फिन होता है ना, मॉर्फिन, तो मॉर्फिन का फंक्शन क्या होता है, मॉर्फिन ये एज अ इफेक्टिव पेन किलर की तरह काम करवाता है। फिर हो जाएगा हीरोइन, हीरोइन का फंक्शन क्या होता है, ये जो हीरोइन होता है ना, ये बेसिकली कॉजेस सेंसेस ऑफ यूफोरिया और एनर्जी को इंक्रीज करवाता है। फिर कोकेन, कोकेन एज अ डिप्रेशन की फॉर्म में, बराबर है, बॉडी का फंक्शन स्लो डाउन करवा देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 जो है हमारा उस सॉरी क्वेश्चन नंबर 152 जो बेसिकली दिया गया है बायोटेक से। The human protein name alpha-1 antitrypsin obtained from a transgenic animal is used for treatment of, हम सबको पता है, ठीक है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन ये बेसिकली क्यों यूज किया जाता है, ये इम्फाइसेमा को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ देखते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द सेट ऑफ फिशेस व्हिच इज बिलोंग टू द क्लास ऑफ ऑस्ट्रिथाइस। देख जब भी बात आती है ना ऑस्ट्रिथाइस, तो याद रखना उसके अंदर होगा दैट इज द फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश दिख रही है इसके अंदर नहीं दिख रही, इसके अंदर भी नहीं दिख रही, इसके अंदर भी नहीं दिख रही है, ऑप्शन हो जाएगा 4। तो मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। चलो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेसिकली हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेलमिंथेस इज इनकम्प्लीट, तो करेक्ट है। फिर बायलैटरल सिमेट्री इन अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ इकाइनोडर्माटा,
बराबर है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर जो सीडोसिलम होता है इज प्रोसेस बाय आस्क हेलमिंथिस, ये तो करेक्ट है। फिर लास्ट में देखेंगे दैट इज द नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ इन अ क्लास कॉन्ट्रिथाइस, क्या लगता है, करेक्ट है, करेक्ट है। फिर लास्ट में मेंबर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये इनकरेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट है। फिर ये हमारा इनकरेक्ट है, कहा गया बी वाला, तो बी और ई इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर दैट इज द बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 155 देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 155 के अंदर क्या दिया गया है, नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट, आंसर होगा जाएगा दैट इज द राइबोसोम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राइबोसोम का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 156, क्या दिया गया है देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज डिपिक्ट्स वर्नहोल्स पर्ल लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ। देख अब इसका इक्वेशन हम सबको पता है क्या है, dn/dt इज इक्वल टू rn, ठीक है, जो कि लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर हम देखते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा k-n/n, बराबर है। तो इसका जो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन का ग्रोथ का जो करेक्ट इक्वेशन आ जाएगा तो ये आ जाएगा, तो इसको देख लो कहाँ पे है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, तो ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द सेकंड, ठीक है, इतना सिंपल है। चलो नेक्स्ट हम मूव करेंगे दैट इज द क्वेश्चन नंबर 157 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 157 क्या कहता है हमें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू RH grouping. Erythroblastosis fetalis in a condition observed having fetus with RH negative blood and mother with RH positive. देख कभी भी याद रखना, इस डिसीज को होने के लिए मदर शुड बी RH नेगेटिव और जो चाइल्ड होगा, जो फिटस होगा, वो RH पॉजिटिव होगा, बराबर है। तो देख लो स्टेटमेंट क्या लगता है आपको, ठीक है। फिर RH एंटीजन इज ऑब्जर्व ऑन RBC इन मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ये तो करेक्ट है। बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH ग्रुप शुड बी आल्सो बी मैच, ओके करेक्ट है। RH incompatibility is observed when pregnant mother is RH negative and the fetus is RH positive, ये भी करेक्ट है। Erythroblastosis fetalis can be avoided by administering anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the second child, नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट है दैट इज द ए वाला और ई वाला, ये बाकी के सारे करेक्ट है, तो ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द सी, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं दैट इज द क्वेश्चन नंबर 158 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमें एक जगह पे बायो एक्टिव एजेंट दिए गए हैं और इसका जो बेसिकली इंपॉर्टेंस है उसको हमको मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है दैट इज द स्ट्रेप्टोकाइनेस। जब भी हम स्ट्रेप्टोकाइनेस के बारे में बेसिकली बात करते हैं तो मैं हर बार बताता हूं कि जब भी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो उस कंडीशन के अंदर डॉक्टर्स एक इंजेक्शन देते हैं और वो इंजेक्शन जो होता है ना वो क्या करता है कि ब्लड के अंदर मतलब ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड के क्लॉट तैयार हो जाते हैं तो उन क्लॉट को रिमूव करने का काम स्ट्रेप्टोकाइनेस करवाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दैट इज द सेकंड। फिर जो स्टेन्स होते हैं, स्टेन्स क्या करते हैं, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज करवाते हैं। फिर लाइपेज, हम सबको पता है लाइपेज क्या करता है, एज अ डिटर्जेंट की तरह एक काम करवाता है। और साइक्लोस्पोरिन ये होता है दैट इज द इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 159 की तरफ, ठीक है। चलो मैच कर लो, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के अंदर हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है दैट इज द इनवर्टिब्रेट्स और हमको इनको बेसिकली मैच करवाना है किसके साथ, तो हमको इसको मैच करवाना है दैट इज द इसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है किस प्रकार का रेस्पिरेशन करता है उसके साथ हमको मैच करवाना है, ठीक है। देख ले सबसे पहला क्या है हमारे पास मोलस्का है, मोलस्का के अंदर क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं क्या, नहीं, इसके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, तो इसके पास होगा दैट इज द ब्रांचियल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। फिर रेप्टाइल्स के पास क्या होता है, हम सबको पता है रेप्टाइल्स क्या है, रेप्टाइल्स ये बेसिकली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, तो इसके पास क्या होगा, लंग्स होगा। फिर अडल्ट एम्फीबियंस के पास क्या होता है, लंग्स भी होते हैं और स्किन के माध्यम से भी करता है, ठीक है, तो ये जाएगा बेसिकली डी। फिर अमीबा, अमीबा के पास क्या होता है, सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो सेलुलर मोड ऑफ रेस्पिरेशन किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। चलो मूव करते हैं फटाक से। द 6th म्यूटेंट कोडॉन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन कॉजेज पॉलीमराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन चेंज इन आरबीसी का शेप, जीयूजी हो जाएगा क्या, सिंपल है कि नहीं, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है इंडिया ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं दैट इज द क्वेश्चन नंबर 161 की तरफ, ठीक है। हमें लोकोमोशन इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, देख ले क्या पूछा गया है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन, ओके करेक्ट स्टेटमेंट हमको पूछा गया है। देखो basically a motor neuron carries signal sent by the central nervous system to the sarcolemma the muscle fiber, बहुत ही करेक्ट है, ठीक है। फिर the neural system generates action potential where causes the release of calcium in the sarcoplasm, सही बात है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के पास
जब हमको कैल्शियम आयंस आएंगे तभी तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगा ना, तो ये भी करेक्ट है, तो ए भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है। चलो, इंक्रीज द कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इनएक्टिवेट्स द एक्टिन ब्रेकिंग क्रॉस ब्रिज, नहीं ये तो इनकरेक्ट है, बराबर है। फिर एक्टिन बाइंड्स टू द मायोसिन हेड एंड टू फॉर्म द क्रॉस ब्रिज, यस, हेड ऑफ द एक्टिन बाइंड्स विद मायोसिन की तरफ, बराबर है, ठीक है। फिर ये करेक्ट है। फिर शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर टेक्स प्लेस बाय द पुलिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ए बैंड, ये भी करेक्ट है। सो ए बी डी ई कहां पे दिख रहा है, ए बी डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 162 की तरफ। देखो ओ ओडी बाबा क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162 देख लेना आंसर। Which of the following statement are correct with reference of humans endoskeleton, ठीक है देख ले क्या क्या दिया गया है। ह्यूमन स्कल इज मोनोकोंडाइलिक, क्या लगता है, ह्यूमन स्कल इज डाइकोंडाइलिक होता है, याद रखना, ठीक है। द जॉइंट बिटवीन एनी टू एडजेसेंट वर्टेब्रा इज अ कार्टिलेजिनस जॉइंट, दोस्त एक बहुत ही करेक्ट है, ठीक है। फिर इन ह्यूमन बीइंग्स द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्रा इज 7, कितने होते हैं हमारे पास, कितने सर्वाइकल वर्टेब्रा होते हैं, कितने होते हैं, 7 होते हैं ना, बराबर है। एक्सेप्ट सी का उसके पास 8 होते हैं। फिर ऑल रिब्स एक्सेप्ट द लास्ट 2 पेयर्स इज बाइसेफेलिक, हाँ इनकरेक्ट है दोस्त, ठीक है। द ऑक्सीपिटल बोन ऑफ द स्कल आर्टिकुलेट विद द एटलास वर्टेब्रा एंड व्हिच फॉर्म्स एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, ये भी करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163 के अंदर क्या दिया गया है देख लेते हैं ध्यान से। स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोज अ सीरीज ऑफ सेल डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ओके चलो देख ले क्या क्या दिया गया है। स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज अंडरगो मियोटिक डिवीजन, इनकरेक्ट है, बराबर है, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइडेड माइटोटिकली एंड टू प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, नहीं, तो बेसिकली मियोटिकली डिवीजन करते हैं। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू देयर सेकंड मियोटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्मेटिड, दोस्त एक करेक्ट बेसिकली स्टेटमेंट मुझे लग रहा है, ठीक है। फिर द स्पर्मेटिड प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ थ्रू माइटोसिस, ये मियोसिस के माध्यम से होता है, तो इनकरेक्ट है, ठीक है। फिर ई स्टेटमेंट क्या दिया गया है, स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय स्पर्मियोजेनेसिस, करेक्ट है, तो डी और सॉरी तो सी और ई करेक्ट है, हाँ ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलो हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 164, ठीक है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 164 के अंदर क्या क्या दिया गया है। द जक्स्टामेडुलर apparatus इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन, हम सबको पता है। देख जक्स्टा ग्लूमेरुलर apparatus फॉर्म करने के लिए हमारे पास होती है डीसीटी और होता है हमारे पास एफरन आर्टिकल, तो यहाँ पे डीसीटी और एफरन आर्टिकल आपको कहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे, ये तो बीसीटी है, ये ऑप्शन नंबर बेसिकली हो जाएगा 4, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द 4। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल डिसेंट, सेक्सुअल डिसेंट जब आता है ना तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द फॉरेस्ट और बम्बल बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166 की तरफ हम मूव करेंगे, देखो ध्यान से क्या है क्वेश्चन नंबर 166। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रॉक्स एनाटॉमी, ओके फ्रॉक्स एनाटॉमी के अंदर कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके पास क्या होता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन द लिवर एंड इंटेस्टाइन, एप्रोप्रिएट है, करेक्ट है, ठीक है। चलो तो इसको हम करेक्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट there are 12 pairs of cranial nerves arising from brain, incorrect दोस्त, ठीक है। the ureters and oviducts open separately into the cloacal in the female frog, yes correct है। hind brain consists cerebellum, medulla oblongata and optic lobes, incorrect है। sinus venosus join the right atrium of the heart, correct है, तो A C और E करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 167 की तरफ। देख ले क्या क्या दिया गया है। सो फीटस और हमको इस फीटस का किस ट्राइमेस्टर के अंदर बेसिकली किस प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं उसके बारे में हमें पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 166 के अंदर देख ले, द फीटस मूवमेंट स्टार्ट्स एंड हेयर अपीयरेंस ऑन द हेड, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली जब हेयर और बेसिकली मूवमेंट स्टार्ट होती है तो ये हो जाती है बेसिकली 20 वीक ऑफ ट्राइमेस्टर सेकंड के अंदर, ओके। चलो नेक्स्ट, द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स, कब तैयार होते हैं दोस्त, फीटस के लिम्स और डिजिट्स तैयार होते हैं 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। फीटस डेवलप एक्सटर्नल जेनिटलिया, उसकी स्क्रोटम बेसिकली और एक्सटर्नल जेनिटल कब तैयार होते हैं, तो हम सबको पता है ये तैयार होते हैं दैट इज द 12th वीक्स ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स के अंदर। फिर द फीटस बॉडी कवर्ड विद माइन्यूट हेयर्स विद फाइन हेयर्स विद आईलिड्स सेपरेट एंड आईलैशेस आर फॉर्म 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 168 की तरफ। इन population of a grasshopper species the chromosome number of same members is 23
and some other members possess 24 chromosomes. The 23 and 24 chromosome bearing the members of this species. सिंपल आंसर हो जाएगा इसका, बेल्स आ जाएंगे, ठीक है, और कुछ फीमेल इसके रिस्पेक्टिव आ जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इन विच एनिमल्स डू हैप्लॉइड सेल डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस मेल गैमेट। हनी भी हो जाएगा दोस्त, ठीक है, कोई लॉजिक ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब कुछ क्वेश्चन है लॉजिकली, बट कुछ तो इतने सिंपल क्वेश्चन है ना, मतलब एक सेकंड भी लगना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग सेल लेयर स्ट्रक्चर अराउंड द फीमेल गैमेट फ्रॉम आउटर टू इनर साइड, ठीक है। देख, जब हम आउटर टू इनर साइड, सेकेंडरी रूट साइड को देखते हैं तो क्या क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहला होता है हमारे पास यहाँ पे कोरोना रेडिएटा होता है, बराबर है। फिर कोरोना रेडिएटा के अंदर होता है दैट इज द विटेलाइन मेम्ब्रेन, तो ये हमारा सबसे पहला आ जाएगा दैट इज द सी वाला आ जाएगा फर्स्ट, ओके। फिर कोरोना रेडिएटा के बाद ये आ जाएगा हमारा दैट इज द जोना पेलिसुडा, तो ये जाएगा दैट इज द सेकंड। ये वाला आ जाएगा हमारा सेकंड, ठीक है। उसके पास अंदर की तरफ विटेलाइन मेम्ब्रेन होता है, बराबर है, बट उससे पहले यहाँ पे होती है दैट इज द प्री विटेलाइन स्पेस, तो ये जाएगा थर्ड। और लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम, यानी कि सेकेंडरी रूट साइड का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द 3। What is the reason behind production of large hole in switches? ठीक है, रीजन क्या है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज होल्स इन स्विचेस, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय प्रोपेनोबैक्टीरियम शर्मनी, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज द फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 172, इसके अंदर देख लेते क्या क्या दिया गया है। द टॉक्सिन प्रोटीन्स इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थोरेनजेनेसिस कोडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स वुड कंट्रोल कॉटन बॉलवर्म्स एंड कॉटन बोरर। कॉटन बॉलवर्म्स दिया गया है और कॉर्न बोरर दिया गया है। जब भी कॉटन बॉलवर्म्स के बारे में बात किया जाएगा तो क्राई फर्स्ट AC इसका करेक्ट आंसर होगा, और बेसिकली कॉर्न बोरर का आंसर होगा क्राई फर्स्ट ए भी, इतना सिंपल है, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल्स, दे आर जनरली इन्वर्टेड फॉर, हम सबको पता है पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। कहां पे, सी के अंदर, ओशन इकोसिस्टम के अंदर, ऑप्शन आ जाएगा दैट इज द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिफ्ट, ठीक है, जिफ्ट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर आर ट्रांसफर्ड द यूटेरस ऑफ एन इनफर्टाइल फीमेल, इनकरेक्ट है, ठीक है। अर्ली एम्ब्रियो विद अ 8 ब्लास्टोमेयर, ठीक है, आर ट्रांसफर टू द यूटेरस ऑफ एन इनफर्टाइल फीमेल, इनकरेक्ट है दोस्त। अर्ली एम्ब्रियोस विद अप टू 8 ब्लास्टोमेयर आर ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब एंड इनफर्टाइल फीमेल, ये भी इनकरेक्ट है। It is the transfer of ovum collected from a donor into the fallopian tube of another female who cannot produce ovum but can provide a suitable environment for the fertilization and development, ये होगा करेक्ट, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175 देख ले, इसके अंदर क्या दिया गया है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल ऑर्गेनेल एंड देयर फंक्शन, ओके देख लेते हैं। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, बराबर है। तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आता है, बराबर है। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, जब भी बात आती है किसके बारे में, जब भी बात आती है दैट इज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, तो आपको एक बात याद रखना है, उसे हम कहते हैं दैट इज द गर्ल। मतलब गर्ल कौन सी हो जाएगी, GERL, बराबर है। मतलब गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दैट इज द लाइसोसोम। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आता है, तो ये हो जाएगा दैट इज द इनकरेक्ट, ठीक है। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेयर्स राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, करेक्ट है। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव अ सर्कुलर टाइप ऑफ DNA, करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा दैट इज द नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स एंड माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज अ साइटोस्केलेटन, ये भी करेक्ट है। और लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया का DNA कैसा होता है, ये हमें पता है, ये बेसिकली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ये होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द B, C, D, और इनकरेक्ट हो जाएगा A और E, तो ऑप्शन है दैट इज द D, ठीक है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 176, ठीक है। चलो तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल, ओके। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है उसको हमको फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान से, सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास दैट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द ह्यूमन RBC हैज अप्रॉक्स 52% प्रोटीन एनसाइड के अंदर दिया गया है, करेक्ट है। फिर द मेजर फॉस्फोलिपिड आर अरेंज इन अ बाइलेयर, करेक्ट है। एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल
फ्रॉम द मेसोसोम, ये एक्सटेंशन नहीं होता है, ये बेसिकली इनफोल्डिंग होता है, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट ऑफ द लिपिड्स हाइड्रोफोबिक, दस प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वियस एनवायरनमेंट, करेक्ट है दोस्त। फिर ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल को होता है, इनकरेक्ट है। सो ए बी डी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 177, क्या दिया गया है हमें, लोकोमोशन से डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, मैच करना है। देखो टिटानी के अंदर क्या होता है, हम सबको पता है टिटानी के अंदर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता नहीं है, स्पैज्म तैयार होता है और बहुत ज्यादा पेन होता है, और वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल, तो ए का हो जाएगा, दैट इज द थर्ड, ठीक है। फिर अर्थराइटिस के अंदर क्या होता है, हम सबको पता है इन्फ्लामेशन होता है जॉइंट्स के अंदर। फिर माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है, और विच इज रिलेटेड विद द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अमिताभ बच्चन बताया था आपको, ठीक है। फिर मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 के अंदर क्या दिया गया है, ओके इवोल्यूशन से क्वेश्चन है, ठीक है। ह्यूमंस अपीयर पैरेलल टू द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन लैंग्वेज स्किल्स, एज सच द इवोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज इन द सीक्वेंस ऑफ देयर अपीयरेंस, ठीक है। तो देख सबसे पहले क्या आए थे हमारे पास, ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, तो इसके अंदर ऑस्ट्रेलोपिथेकस नहीं दिख रहे, उसके बाद आए थे रामापिथेकस, फिर आए थे दैट इज द होमो हिबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन्स एंड होमो सेपियंस, इतना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द ए, ओके ना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दैट इज द क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 179 के अंदर क्या दिया गया हमें, देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 179 जो है, ठीक है, फ्लाइटलेस बर्ड विद 4 limbs मॉडिफाई एज अ पैडल लाइक स्ट्रक्चर सुटेड फॉर द स्विमिंग नोन एज अ एप्टेनोडाइट्स, ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था रे, ठीक है। और लास्ट 180 जो हमारा क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या क्या दिया गया है, देखो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉपुलेशन इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज, ठीक है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन से हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। देखो बोथ पैरासाइटिज्म एंड कमेंसलिज्म ओनली वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड अदर स्पीसीज इज हार्म, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ पैरासाइटिज्म के अंदर होता है, कमेंसलिज्म के अंदर ऐसा नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड, ओके, इन म्यूचुअलिज्म करेक्ट है, बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड कमेंसलिज्म, ये बेसिकली इनकरेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, in parasitism basically only the one species is benefited and other species is harmed, okay correct है ये भी। फिर लास्ट में क्या दिया गया है, in amensalism one species is harmed and other is unaffected, ठीक है, तो ये भी क्या है, that is the करेक्ट है। सो बी डी ई ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज द सी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने नीट 2026 की आंसर की को रिवील किया, ठीक है। इस आंसर की के अंदर आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप इसका बेसिकली क्वेश्चन कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो,